माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए सोल ब्राइड ऑफ डबल माफिया का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। वैष्णवी आज पूरे चौड़ में थी। अब तो उसके पास गन भी था और वो यही सोचे जा रही थी, अब तो अगर किसी ने भी हाथ लगाया ना तो अपने पति की गन दिखा दूंगी, डर जाएगा वो। हाँ, अब देखते हो कौन हाथ लगा पाता है मुझे। अलग ही चौड़ में आज बढ़िया से जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करते हुए वो आज खुशी खुशी कमरे की तरफ लेकर जा रही थी। लेकिन जैसे ही अभी वो कमरे का दरवाज़ा खोल पाती उससे पहले ही अंदर से दरवाज़ा खुल गया था और वो अगर साइड नहीं होती तो पक्का जाकर के मिस्टर रेड्डी से लड़ जाती। जल्दी जल्दी वो पीछे तो हो गई थी, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर तो एडी साहब अपने हाथ में अपना बेल्ट लपेटते हुए इस वक्त दूसरी तरफ जा रहे हैं। और वो झाँक करके देखी थी तो वो जिया के कमरे की तरफ जा रहे थे। लेकिन उसे एक बात सबसे ज़्यादा अजीब ये लगी थी कि उसके ठीक कमरे के सामने इस वक्त शोभा जी और उनके पति यानी कि आदित्यनाथ बैठे हुए थे और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ा। वो लोग आराम से अपनी जगह पर बातें किए जा रहे थे और यहाँ मिस्टर एडी गुस्से में तिल मिलाते हुए जिया के कमरे के अंदर। और फिर थोड़ी देर बाद कुछ आवाज़ें शुरू हो जाती हैं कमरे से बाहर आना। और ये सब देखने के बावजूद भी किसी को फ़र्क तो नहीं पड़ रहा था, लेकिन लेकिन उन लोगों के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। वो तुरंत ही जाकर के ट्रे अंदर टेबल पर रखती और जाकर के बाहर की तरफ अभी जैसे ही शोभा जी के बगल में जाकर खड़ी हुई थी तुरंत ही वो गुस्से में खड़े होते हुए कहती हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो वैष्णवी, कमरे में जाओ। लेकिन वैष्णवी की हालत बिगड़ रही थी। वो इस तरह से छोटी सी बच्ची को मार खाता हुआ नहीं सुन सकती थी। वो तुरंत ही शोभा जी से कहती है, आप तो माँ है उसकी, आपको कैसे तरस नहीं आती उस पर, वो बच्ची रो रही है। वो तुरंत ही अपने ठीक सामने अपने जेठ यानी कि आदित्यनाथ की तरफ जागते हुए उनके सामने बैठते हुए कहती है, आप तो कुछ करिए ना प्लीज़ भैया, ऐसे होगा तो फिर उसे बहुत तकलीफ होगी। उसके गालों पर हाथों पर निशान भी रहते हैं। छोटी सी बच्ची उनका गुस्सा नहीं संभाल सकती, वो बहुत खतरनाक इंसान है। यहाँ पर संगीता जी और साथ ही आदित्यनाथ दोनों के चेहरे पर बस हल्की हल्की एक मुस्कुराहट थी। वहीं शोभा जी थोड़ा सा वैष्णवी के लिए परेशान हो रही थी और तुरंत ही उसके हाथ को जोर से पकड़कर अपने कमरे की तरफ उसे खींचते हुए कहती है, इधर चलो तुम, और कभी भी किसी के मामले में दखल देने का तुम्हें हक नहीं मिला है, चलो इधर आओ कमरे में। और वो जोर से उसको कमरे के अंदर धक्का देते हुए दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए कहती है, तुम्हें मरना है क्या। वैष्णवी अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, क्या 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 हुआ, मैं तो बस उनके पापा से बोल रही थी, जिया के पापा तो उसे मानते। लेकिन तभी शोभा जी उसको रोकते हुए कहती है, यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे तकलीफ नहीं होती, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये सुनते ही वैष्णवी अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, आप कर सकती हैं, आप उन्हें रोकिए जाकर, वो कितने निर्दयी इंसान है। मुझे तो शर्म आती है कहकर कि वो मेरे पति। लेकिन तभी शोभा जी उनको समझाते हुए कहती है, खबरदार जो एडी को कुछ कहा तो, अगर इस घर में इंसानियत है तो उन्हीं की वजह से है। वैष्णवी तुम अभी बहुत मासूम हो, इन सब में मत पढ़ो, और उसकी आदत है वो सब कुछ झेल लेती है। अब तुम बस अपने काम पे ध्यान लगाओ, हाँ, और हो सके जितना देर हो सके कमरे के अंदर ही रहा करो, बाहर मत निकला करो, ठीक है। वैष्णवी जो रोते हुए तुरंत इस कमरे से बाहर निकल चुकी थी और जिया की आवाज़ सुनते ही उसकी आंखों से आंसू लगातार धार बन करके उसके गालों पर गिरने लगे थे। वो भागते हुए अपने कमरे के अंदर जाती और दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए उसी दरवाजे से टिक करके रोना शुरू कर दी थी। जहाँ जिया को मार पड़ रही थी, यहाँ वैष्णवी जी को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, शायद जिया से भी ज़्यादा, क्योंकि वैष्णवी जी खुद को इतना बेबस महसूस कर रही थी। आखिर क्यों नहीं रोक सकती वो अपने पति को, और आखिर कोई भी क्यों नहीं रोक रहा है। आखिर ऐसा भी क्या चल रहा है इस घर में जो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ऊपर से सबसे अजीब बात तो ये थी कि अभी तक जितने भी लोगों के मुंह से एडी के बारे में उसने सुना था, सब लोगों ने तो उन्हें विलन ही बताया था। फिर ये जिया और भाभी इस तरह से क्यों कह रही हैं कि एडी नहीं, शायद वो लोग डरते होंगे इसी वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन ये गलत है महादेव, ये बहुत गलत है। मैं ये सब कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चलने दूंगी, आप देख लीजिएगा। मेरी आंखों के सामने कोई बच्चे इस तरह से पिटाए मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप मुझे तकलीफ़ देते हैं, मुझे समझ में आता है, मैं तो झेली हूँ ये सब बचपन से, लेकिन वो बहुत ही प्यारी बच्ची है। महादेव उसका साथ देना प्लीज़।
थोड़ी देर बाद वो उठ करके अब खिड़की के पास जाकर के चुपचाप शांति से बैठी हुई थी। लगभग 15 मिनट बाद फाइनली मिस्टर एडी जैसे कमरे के अंदर दाखिल हुए थे, वो बहुत ही हिम्मत करते हुए अपनी थूक अटकते हुए कहती है, अब वो उसे अब वो आप उसे मार। उसने जितना ही उसने जितना ही अभी हिम्मत करके ये बोलना चाहा था, बस एक नज़र थी। मिस्टर एडी जैसे अपनी नज़र को घुमाए थे उसकी तरफ, उसकी सारी बातें उसके मन के अंदर ही दबकर रह जाती हैं और वो तुरंत यहाँ से तैयार होकर के बाहर निकल चुके थे। वहीं यहाँ इशिता के केबिन में इस वक्त ऋत्विक जो आकर के थोड़े घबराते हुए टोन में कहता है, वो मैम आपसे सर वो आपके डैड मिस्टर अनिरुद्ध मिलने आए। ऋत्विक जैसे ही अनिरुद्ध का नाम लिया था, इशिता तुरंत ही अभी तक तो आराम से अपने कॉफ़ी को अपने होठों से लगा करके सिप कर रही थी, वो एकदम से कॉफ़ी के मग को ज़ोर से काउंटर पर रखते हुए पूछती है, क्या क्या कहा? ऋत्विक धीरे से कहता है, मैम आपके डैड अनिरुद्ध। ये सुनते ही इशिता एकदम से खड़े होते हुए कहती है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यहाँ क्या कर रहे हैं वो? तभी ऋत्विक कहता है, वो बाहर ही खड़े हैं मैम, क्या कहना है उनसे, मैं बोल दूँ कि आप बिज़ी हैं? लेकिन तब इशिता अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहती है, अगर मैं उन्हें बोली कि मैं बिज़ी हूँ तो उनको लगेगा कि मैं उनसे अभी भी डरती हूँ। मैं ये नहीं बोल सकती। तुम एक काम करो, मैं बाहर आती हूँ। और ये बोल करके ऋत्विक पहले बाहर निकला था और थोड़ी देर बाद इशिता भी खुद को संभालते हुए वो जैसे अभी बाहर की तरफ निकली थी अपने पैंट में आराम से हाथ डाल करके पूरे एटीट्यूड में, लेकिन अनिरुद्ध को देखते ही उसके पैरों की चाल बदल गई थी। उसके होंठ हल्के हल्के कांपना शुरू कर दिए थे और हाथ पैर ठंडे पड़ने शुरू कर दिए थे। जैसे अभी मिस्टर अनिरुद्ध यहाँ इशिता को खुद अपने पास आता देखे थे, वो भी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, क्या बात है, आज तो आप हमसे खुद मिलने आ गए बेटा। कैसी हैं आप? और ये बोलते हुए उनके हाथ जो भी इशिता के कंधे पर जाने वाले थे, जिससे वो एकदम से अपनी आंखें बंद करके बस रोने ही वाली थी, लेकिन तब तक अचानक ही उसके कंधे को कोई बहुत ही ज़ोर से ग्रैब करते हुए कहता है, बार कॉल्स किए तुम्हें, फ़ोन क्यों नहीं रिसीव किया मेरा? तुम्हें शॉपिंग पर ले चलना था इशिता। ये सुनते ही वो एकदम से अपने चेहरे के ठीक बगल की तरफ देखी थी कि आखिर ये खड़ा कौन है और ये आवाज़ तो जानी पहचानी है, और ये बहुत ही कंफर्टिंग आवाज़ थी उसके लिए। उसके चेहरे पर अचानक ही स्माइल आ गई थी। यहाँ पर तो मिस्टर अनिरुद्ध इशिता को थोड़ा टॉर्चर वॉर्चर करने के लिए आए थे, लेकिन उनका ये प्लान कामयाब नहीं हो पाया था मिस्टर वेदांत सूर्यवंशी की वजह से, जिसकी वजह से मिस्टर अनिरुद्ध की निगाहें बहुत बुरी तरह से वेदांत को घूर रही थी। इशिता तुरंत ही वेदांत के हाथ को हड़बड़ाकर पकड़ते हुए कहती है, वो मैं शॉपिंग पर आने वाली थी, मैंने सोचा कि थोड़ा काम ख़त्म कर लें उसके बाद से फिर। और ये बोलते बोलते पसीने से लथपथ इशिता जो कि अपने सामने खड़े मिस्टर अनिरुद्ध की तरफ देख रही थी, जो कि उसकी तरफ फिर से आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम्हें उस लड़के से मुलाकात नहीं करनी है? मैं तो सोच रहा हूँ तुम जाकर उससे मिल लो एक बार। तभी वेदांत जो उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, वेल अंकल, आपको बताना शायद मैं भूल गया। आई थिंक इशिता ने आपको बता दिया होगा कि हम शादी कर रहे हैं, और जिस भी लड़की को आपने इसके लिए चूज़ किया है अंकल, आपको उसे मना करना पड़ेगा। ये सुनते ही अनिरुद्ध के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। ये लड़की शादी कर रही है, वो भी खुद से? क्योंकि इस लड़की को तो प्यार जैसी चीज़ों से नफरत हो गई थी। इमोशन और फीलिंग्स के नाम से इसे डर लगता था, और शादी के नाम से तो कुछ ज़्यादा ही। तभी वो हंसते हुए कहते हैं, तुम मजाक कर रहे हो, ये शादी तुमसे? तभी वेदांत जो उनके कंधे पर अपना हाथ प्यार से टैप करते हुए कहते हैं, अंकल, मैंने एक बार कहा ना, बस मैं बातों को रिपीट करना पसंद नहीं करता। अब आप जाइए यहाँ से। मुझे अपने होने वाली बीवी को शॉपिंग पर लेकर जाना है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे फादर इन लॉ मुझे डिस्टर्ब करें। अनिरुद्ध अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं क्यों डिस्टर्ब करूँगा, लेकिन तुम मेरी बात सुनो। और ये बोलते हुए वो वेदांत के तरफ थोड़ा क्लोज आते हुए कहते हैं, इसके बारे में तुमसे बात करनी है मुझे शाम में कैफ़े में मिलो। और ये बोल कर के वो वहाँ से तुरंत ही निकल गए थे। बेचारे इशिता जो कि एकदम से अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ अभी रब करती या फिर अपने आप को हर्ट करती, उससे पहले वेदांत जो उसको साइड से करते हुए कहते हैं, क्या हुआ, शॉपिंग पर अभी चलें या फिर वाकई कोई काम ख़त्म करना है? लेकिन इशिता अपने चेहरे को नाम मिला कर कहती है, कोई काम नहीं करना, हाँ हम शॉपिंग पर चलते हैं, मैं बस फ़ोन लेकर आती हूँ।
कैबिन के अंदर अभी वो फ़ोन लेने गई थी, लेकिन जैसे अभी वो फ़ोन के स्क्रीन की तरफ देखती है उसे एक मैसेज आया था, और ये मैसेज भी उसी आदमी का था। जैसे ही वो मैसेज पढ़ती है उसके हाथ पूरी तरह से कांप गए थे। कब तक उससे अपना सच छुपाओगे मेरी प्यारी बेटी? जिस दिन पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है तुम्हें खुद छोड़ देगा वो। इशिता ज़ोर ज़ोर से सांसें भरते हुए एकदम से अपने फ़ोन को बंद कर चुकी थी और भागते भागते बाहर आकर के वेदांत का हाथ पकड़ लेती है। इतने डेस्परेटली इशिता ने वेदांत का हाथ पकड़ा था कि उसके नेल्स वेदांत के हाथ पर छुप गए थे। वो शॉपिंग में भी अपना दिल नहीं लगा पा रही थी। उसे न जाने क्यों इतनी ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी कि जिस वक्त इस आदमी को सब कुछ पता चला ये तो उसका दोस्त भी नहीं रह जाएगा। इशिता कभी इस बात को जाहिर करे ना करे, लेकिन वेदांत की दोस्ती उसके लिए बहुत मैटर करती थी। एक यही तो शख्सियत था जो उसके साथ इतना घुल मिल कर रहता था और उसके हर गम को अपने साथ बांटने में हमेशा हाजिर रहता था। अगर गलती से भी वेदांत की दोस्ती भी अगर इशिता ने खो दी तो वो तो पूरी तरह से डेड बॉडी बन जाएगी। उसको इस तरह से डरता कांपता देख करके पहले तो वेदांत उसे शीशे के सामने ले आकर खड़ा किया था और पीछे से प्यार से उसको हक करते हुए कहते हैं, इतना घबराओगे शादी से पहले ही तो शादी के बाद क्या होगा तुम्हारा? तभी वो एकदम से अपने चेहरे को वेदांत की तरफ मोड़ते हुए कहती है, शादी के बाद क्या होगा? शादी के बाद कुछ कुछ नहीं होगा। वे चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है, शादी के बाद हमारा डिवोर्स होगा, राइट? ये सुनते इशिता अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहती है, हाँ हाँ हाँ, डिवोर्स डिवोर्स ही लेना होगा हमें। ये शॉपिंग वगैरह का टेंट्रम्स क्यों रखना है? हमें तो कोर्ट मैरिज करना है। वैसे भी मुझे कोई वो फंक्शन नहीं करना, डायरेक्टली कोर्ट मैरिज करते हैं, दैट्स इट। ये सुनते वेदांत जो उसको इतना डेस्परेट होता देख करके उसके गाल खींचते हुए कहता है, आर यू श्योर? फिर बाद में मुझे मत कहना कि मेरी कोई गलती है। अब लड़की खुद डेस्परेट हो रही है तो भाई बंदा क्यों मना करेगा, और वो भी बंदी जब इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो तो। इशिता जल्दी जल्दी अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहती है, हाँ हाँ, हम शादी कर लेते ताकि जो भी कुछ होना है वो हो जाए। उसके बाद से डिवोर्स के लिए फाइल करने के बाद भी 6 महीने तो हमें साथ में रहना पड़ेगा ना। तो ये सुनते ही वेदांत अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, 6 महीने हमें साथ में रहना पड़ेगा और उस 6 महीने के बीच। लेकिन तब इशिता पीछे होते हुए कहती है, शॉपिंग करते हैं और फिर डायरेक्टली कोर्ट चलते हैं। मॉम को रख लेंगे, वो होना चाहिए ना एविडेंस के लिए। तभी वेदांत उनको शांत करते हुए कहते हैं, रिलैक्स, मैं हैंडल कर लूँगा, डोंट वरी। हैं वो इशिता से थोड़ा सा भी दूर हुए थे। इशिता ने भी अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लिया था ताकि वो अपने एक्सप्रेशन को छुपा सके। वहीं पीछे से मिस्टर वेदांत जो इशिता की तरफ देखते हुए कहते हैं, आई एम फीलिंग पिटी फॉर यू इशिता, तरस आ रही है मुझे तुम पर क्या करें, कभी कभी एक ज़ख्म को ठीक करने के लिए छोटे मोटे थोड़े बहुत ज़ख्म और देने पड़ते हैं, पर मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। थोड़ी देर में वे भी ऑफिस पहुंच चुके थे और ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले कमांड उनका रांच की तरफ जाता है। आनंद की सारी करतूतों की फाइल निकाल करके मेरे सामने रखो रांच। अब सर आनंद? यू मीन लॉयर आनंद? पर वो तो सर आपके सपोर्ट। लेकिन तभी वो अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं, जितना कहा है उतना करो। लॉयर बनने का बहुत शौक है ना? सारे क्रिमिनल्स को डिफेंड करने का बहुत शौक है। उसी के केस में उसी को ऐसा फंसाऊंगा ना, खुद कोर्ट में भीख मांगेगा मुझसे। राज अपने हाथ में सिर्फ एक फाइल लेकर आए थे, लेकिन वो काफ़ी मोटी थी। उनके क्राइम्स के सारे रिकॉर्ड्स जिसे मिस्टर रेड्डी सही वक्त के लिए हमेशा संभाल कर रखते थे। फिर कोई दुश्मन हो या फिर दोस्त, उसके काले चिट्ठे अपने पास रखने का अलग ही शौक था एडी का। कब कौन सांप की तरह उनको ही डसना शुरू कर दे तो फिर उस सांप को औकात तो दिखानी पड़ेगी ना। कुछ ऐसा ही होने वाला था मिस्टर आनंद के साथ। वो फाइल की तरफ देखते हुए अभी अपने ध्यान को उसी पर गड़ाए हुए थे। तभी राज से कहते हैं, आज कितनी मीटिंग्स हैं? सर वो वैसे तो सर ऑलमोस्ट 3-4 ही थी, लेकिन अब थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, 5-6 मीटिंग्स और हो गई हैं सर। वो वेद सर और ईशू मैम आज छुट्टी ले लिए। तो ये सुनते ही वो अपने चेहरे को उठा करके रांच की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों छुट्टी क्यों ली? रांच हंसते हुए कहता है, सर आज उनकी शादी है ना, आप इनवाइटेड नहीं है क्या? तब इस बात पर
मिस्टर एडी उनको घूरते हुए कहते हैं, रांच, शादी कितने वक्त के लिए होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे लगेंगे, बाकी का टाइम क्या करेंगे वो लोग? रांच का मुंह खुला का खुला रह गया था। ये क्या बात हुई? शादी के दिन कौन काम करता है? उसने बहुत ही धीरे खुद से सवाल किया था। तभी वो खुद का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, मिस्टर एडी करते हैं काम, और यहाँ पर काम करने वालों को भी करना पड़ेगा अपना काम। मैं किसी और के मीटिंग्स को हैंडल नहीं करने वाला, मेरे पास अपने भी बहुत काम होते हैं। आज कॉलेज में भी जाना है मुझे, बच्चियों से मिलना है, उन्हें अलर्ट करना होगा कि किसी भी ऐसे अननोन आदमी से बात ना करें। कितने ट्रैप्स हो रहे हैं आजकल। उसके लिए कॉलेज जाने की तैयारी करो तो, और बोल देना इशिता और वेद से अपना काम करने के बाद कर ले शादी। काम नहीं हुआ तो शादी पोस्टपोन करवा दूंगा मैं, लेकिन काम में कोई डिले नहीं चाहिए मुझे। ये बोलते हुए वो अपने हाथ में पकड़े उस आनंद की फाइल को लेकर के बाहर निकल चुके थे। वही आंशु से केबिन में चुपचाप खड़ा का खड़ा पीछे जाकर के धड़ाम से चेयर पर बैठते हुए कहता है, ओह गॉड, वेद सर के सामने ये सब कैसे बोलूँगा मैं? क्या हैं आप सर? तभी वो खुद को ही जवाब देते हुए कहता है, आप तो मिस्टर एडी हैं, दुनिया के सबसे यूनिक इंसान। इशिता की मॉम तो इसी बात से खुश थी कि कम से कम इशिता मैडम जी शादी तो कर रही हैं। यहाँ पर ऐसे होने वाली है शादी? आई मीन वेदांत की फैमिली वालों ने तो बहुत एक्सपेक्टेशन की थी, उनका एक लौता बेटा था और उनकी शादी ऐसे होगी। खैर कोई बात नहीं, अब वेदांत जी की मर्जी थी तो यूं ही सही, कम से कम शादी तो कर रहे हैं दोनों परिवार आपस में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तब इशिता अपने हाथ में पेन पकड़ते हुए कहती है, एडी सर नहीं आए? वेदांत जो इशिता की तरफ देखते हुए थोड़े इंटेंस लुक देते हुए कहते हैं, क्यों, उनके बिना आप सामने डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करेंगी? कोई प्रॉब्लम है? ये सुनते इशिता हंसते हुए कहती हैं, नहीं, आई ट्रस्ट यू। ऐसे मुझे तो लगता है कि मुझे इसे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में इतना अच्छा भी कोई फ्रेंड आ सकता था, मगर थैंक यू सो मच वेदा। और ये बोलते हुए अपने चेहरे पर हल्की स्माइल लिए हुए अब यहाँ पर साइन कर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वेदांत जी को भी साइन देना था, जिसकी वजह से वो भी प्यार से सिग्नेचर करते हुए अब फाइनली जयमाल इशिता जी के गले में डाल चुके थे। और जैसे इशिता जी अपने हाथ में जयमाल उठा करके अभी वेदांत की तरफ डालने वाली होती हैं, लेकिन वो तो नीचे की तरफ झुक ही नहीं रहे थे और इशिता की हाइट इतनी भी ज़्यादा नहीं थी। वो बार बार अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहती हैं, क्या नीचे नीचे झुकना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं डाल सकती। तभी वो हल्का उसकी तरफ झुकते हुए कहते हैं, सोच समझ कर, अगर एक बार मेरी हो गई ना, मुश्किल हो जाएगा फिर। इशिता को, वेदा अभी करना है सारा मजाक, चलो नीचे झुको। मिस्टर वेदांत ने हल्का सा अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुकाते हुए जयमाल को अपने गर्दन पर डलवा ही दिए थे। और जैसे ही जयमाल उनके गर्दन में पड़ा था, अब सामने खड़े इस लड़की की तरफ देख करके वो उसे साइड रख देते हुए कहते हैं, चलो ले, जिस दिन का मुझे वेट था वो हो गया। इशिता अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहती हैं, मुझे भी इसी दिन का वेट था। लेकिन इशिता के दिमाग में इस वक्त वो वसीयत के हिसाब से मिलने वाली सारी प्रॉपर्टीज़ थी, जिसके बाद वो अब पूरे सिस्टम को ओन करेगी अपने खानदान के, और उसके बाद मिस्टर अनिरुद्ध की कोई औकात नहीं रहेगी उसके सामने। और अब वो और ज़्यादा टॉर्चर नहीं होने वाली थी। लेकिन वहीं वेदांत के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। हर रात की तरह आज की भी रात थी। वैष्णवी आराम से अपने कारपेट पर सोई हुई थी और यहाँ कमरे में कोई भी नहीं था। ऐसा ही होता था। मिस्टर एडी जी तो दिन भर रात भर काम पे काम, काम पे काम, ना वो सोते थे ना वो खाते थे। हाँ, सही कहा था शायद वैष्णवी ने, दानव जैसे ही थे वो, बस लोगों का खून चूसते थे। यही सोचते हुए वैष्णवी बाहर की तरफ निकल रही थी, क्योंकि जग में यहाँ पर पानी ही नहीं बचा था। अभी वो जैसे ही सीढ़ियों से आराम से नीचे की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी उसे किचन में कुछ नज़र आता है, जैसे कि वहाँ पर ऑलरेडी कोई मौजूद हो। और ये देखते ही वैष्णवी का डिटेक्टिव वर्जन एकदम से ऑन हो गया था और वो एकदम से दीवार के पीछे सट करके धीरे धीरे अब विंडो की तरफ से झांक रही थी अंदर की तरफ। लेकिन ये तो उसके पति हैं। और वो खुद से कहती है, पति यहाँ क्या, आई मीन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये रात में ये सब्जी काट रहे हैं। लेकिन नहीं, बड़ा सा चाकू था उनके हाथ में और कुछ तो अजीब सा लाल लाल सा गिर रहा था। और नहीं नहीं, ये किसी इंसान को तो नहीं काट रहे, ये सच में राक्षस है क्या? और ये बोलते हुए वो एकदम से अपना मुंह दबाकर के यहाँ से भागना चाह रही थी और जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ जाकर के ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती और जाकर के एकदम से छुप गई थी उसी बेड के एक कोने पर और अपने आप को पूरी तरह से संभालने की कोशिश में लगी हुई थी।
हे भगवान, ये क्या देख कर आ गई? ये रात में किसको काट रहे थे? खून भी गिर रहा था। महादेव, मेरी किसी राक्षस से शादी क्यों करा दी? मैंने आपसे पति मांगा था। 16 सोमवार से ज़्यादा व्रत रही थी मैं, राक्षस के लिए। तभी उसे किसी के अभी सीढ़ी चढ़ने की आहट सुनाई दे रही थी। गलती से ही सही, मगर उसने पूरा दरवाज़ा भी बंद ही नहीं किया था। और तभी दरवाजे से कोई झांक रहा था, जिससे तुरंत ही वो चुपचाप चद्दर ओढ़ करके पूरी तरह से अब लाश बनते हुए सो गई थी, क्योंकि जिस तरह से वो एकदम से अपने पैरों को और साथ ही अपने हाथों को तान कर सोई थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई इंसान है। तभी कोई अंदर की तरफ कमरे में आता है और उसके बाद शायद उसी को चेक करते हुए यहाँ से बाहर निकल गया था। जैसे ही दरवाज़ा भी बंद हुआ था, वैष्णवी की जान में जान आई थी और वो जोर से अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, आज तो मेरा सांस रुकने वाला था। महादेव, महादेव, महादेव। आज रात बेचारी की कैसे बीती थी। आजकल हर रात ऐसा ही हो रहा था उसके साथ। वो भी ठीक से सो नहीं पा रही थी। शायद दानव जी का मतलब उसके पति जी का असर हो गया था उसे। 2 दिन तक तो यही चला था, लेकिन उसके बाद फाइनली जा कर के आज वैष्णवी ने अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया था। और वो अपने आप से ही खुद से बातें करते हुए कहते हैं, आज रात मैं खुद चेक करूंगी कि आखिर ये रात भर करते क्या हैं। कुछ तो बात है, मुझे समझ में नहीं आता। कभी ये घर से बाहर निकल जाते हैं, तो कभी ये किचन में जाकर के कुछ कुछ अजीब सी चीज़ काटते हैं जिसमें खून निकलता है। मैं आज पता लगा कर रहूंगी।